नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती मॉडल प्रश्न पत्र तृतीय की, जो कि साइंस का है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर दोस्तों। और प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा द्रव है? ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर या फास्फोरस? तो दोस्तों जो कौन सा द्रव जो है धातुओं में अगर बात करें तो दोस्तों ब्रोमीन है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है और एक गहरे लाल रंग का एक गाढ़ा द्रव है, जो कि प्रकृति में ब्रोमीन जो है अवस्था में नहीं पाई जाती। कभी क्वेश्चन बन जाता है, आया भी है पेपर में, कि मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। दोस्तों ब्रोमीन जो है वो नहीं पाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व की खोज की? आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या मैरी क्यूरी ने? दोस्तों सभी को पता होगा कि मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मी तत्व की जो है खोज की थी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? आम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, या रेडियोधर्मिता, या जीवाणुविक क्रिया? तो दोस्तों जो स्टोन कैंसर होता है वो अम्ल वर्षा के कारण होता है, और इससे इमारतें, स्मारक, अन्य आधारभूत संरचनाएं जो क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्टोन कैंसर है वो अम्ल वर्षा के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों ब्राइन है, क्या है? NaCl का संतृप्त विलयन, या ब्रेंजक चूर्ण का सामान्य नाम, या क्लोरीन का जलीय विलयन? तो दोस्तों NaCl जो है एक संतृप्त विलयन है, ब्राइन साल्ट का है, और ये जल में साल्ट की उच्च सांद्रता युक्त विलयन होता है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? NaCl का संतृप्त विलयन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ब्राइन क्या है? NaCl का संतृप्त विलयन। अगला देखते हैं दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? एस्टिलीन है, इथेन है, हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन है? तो दोस्तों एसिटिलीन जो गैस है उसका प्रयोग जो है कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए हरे फलों का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों एथिलीन का एक पादप हार्मोन भी है जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता भी है। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? एसिटिलीन हो जाएगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त जो गैस है वो कौन सी दोस्तों? एसिटिलीन। इसका राइट ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न किस में युग्म कोदभिद को प्रोथेलस कहते हैं? टेरिडोफाइटा, या बायोफाइटा, या स्पेरमेटोफाइटा, या थैलोफाइटा? तो दोस्तों टेरिडोफाइटा में युग्मक कोदभिद को प्रोथेलस कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न को दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? छायारागी, या मरुद्भिद, या आपोद्भिद, या अधिपादप? तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? आपोद्भिद कहते हैं। जो पादप जो केवल सूर्य प्रकाश में भली भांति विकसित होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपोद्भिद। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, विषम जालकता की खोज किसने की थी? E.G. बटलर ने, A.F. ब्लैक्सली ने, या J.S. ग्रेगी ने, या B.B. मुंडकर ने? तो दोस्तों विषम जालकता की जो है खोज जो करी थी अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्हें अल्बर्ट फ्रांसिस ब्लैक्सली ने। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, M.F. ब्लैक्सली। और कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों? ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगले प्रश्न को दोस्तों बढ़ते हैं, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, या सहजीवी जीवाणु, या परजीवी बैक्टीरिया, या मृतजीवी बैक्टीरिया? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सहजीवी जीवाणु। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों सेकंड हो जाएगा, सहजीवी जीवाणु, क्योंकि दोस्तों राइबोजियम जो है एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? लिन्नास, बेथेम और हुकर, या एंगलर और प्लांटले, या हचिनसन? तो दोस्तों जेनेरा प्लांटेरियम पुष्प पादों के वर्गीकरण से संबंधित हैं और इसके लेखक कौन है? बेथम एवं हुकर।
बेथम और हुकर द्वारा लिखित ये पुस्तक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। कैसी होती है? केंद्रीय होती है, परिधीय होती है, या आधारी होती है, या कहीं भी होती है। तो दोस्तों एक पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति जो है वो परिधीय होती है, और जबकि दोस्तों जंतु कोशिका में इसकी स्थिति केंद्रीय होती है। ये ध्यान रखना दोस्तों। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, परिधीय। एक परारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति परिधीय होती है, और जबकि दोस्तों जंतु कोशिका में इसकी स्थिति कैसी होती है? केंद्रीय होती है। अगले प्रश्न को दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा। केंद्रक, केंद्रिका, गाल्जिकाय या माइक्रोकांडिया। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है क्या कहते हैं? गाल्जिकाय, ना कि न केंद्रक ना हो जाएगा केंद्रिका, ना गाल्जिका। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, माइक्रोकांडिया। क्योंकि दोस्तों माइक्रोकांडिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष जो है सभी पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला दोस्तों आता है, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है। प्रोफेज है, या मेटाफोज है, या एनाफेज है, या टीलेफेज है। तो दोस्तों जो समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है दोस्तों कौन सी होती है? प्रोफेज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, प्रोफेज। अगला देखते हैं दोस्तों, वायरस जनित रोग है दोस्तों, कौन सा है? पोलियो, प्लेग, कोलेरा, लास्ट में दोस्तों टाइफाइड है। तो दोस्तों वायरस जनित रोग कौन सा है? पोलियो। कि पोलियो दोस्तों कैसा रोग है? एक संक्रामक रोग है, जो पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक का संचरण जो है दूषित भोजन अथवा जल द्वारा होता है। वैसे जो प्रभावित होने वाला तंत्र है वो कौन सा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? प्रोटीन से, वसा से, या विटामिन ए से। तो दोस्तों जो रतौंधी रोग होता है वो किससे होता है? वो विटामिन ए की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? वो रेटिनाल होता है। विटामिन ए का दोस्तों नाम क्या होता है? रेटिनाल। इसकी कमी से ही रतौंधी और जीरोपैथीलिया नामक जो रोग होता है। इसके जो है गाजर है, हरी सब्जी है, दूध है, मक्खन है, अंडा, मछली, इससे जो प्रमुख इसके जो क्या है वो दोस्तों स्रोत हैं। अगला बढ़ते हैं, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया होती है गुण किसमें पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में, या कैल्शियम क्लोराइड में, या अमोनियम क्लोराइड में, या मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो दोस्तों जो ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया है वो किसमें पाई जाती है? अमोनियम क्लोराइड में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। कि दोस्तों कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही गैस में बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर एक बार परिभाषित करता हूँ, रिपीट, कि ठोस पदार्थ ऐसे दोस्तों गर्म करने पर द्रव में न परिवर्तित होकर सीधे गैस में बदल जाते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन। जैसे अपना अमोनियम क्लोराइड है दोस्तों, अगर इसको गर्म करेंगे सीधे गैस की अवस्था में बदल जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। 1 कैलोरी, या 10 कैलोरी, या 100 कैलोरी, या 1000 कैलोरी। तो दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा कैलोरी होती है वो 1000 कैलोरी होती है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक 1 ऊष्मा कैलोरी की होती है। तो इसीलिए 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1000 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अगला देखते हैं दोस्तों, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, या वास्तविक एवं उल्टा। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। तो इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक है, थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण कितना होगा? तो दोस्तों उसका जो परावर्तित कोण होता है, अगर आपतित प्रकाश किरण के दर्पण को किसी कोण से घुमाएंगे तो दोस्तों उसका दुगना हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो ऑप्शन हो जाएगा।
अगला देखते हैं दोस्तों, दूर दृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है, कैसा दिया जाता है? शून्य क्षमता का लेंस या मिश्रित लेंस का या उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए दूर दृष्टि दोष में दोस्तों कैसे मरीज को देखने के लिए लेंस की ज़रूरत होती है, उत्तल लेंस, और जबकि निकट दृष्टि दोष में दोस्तों अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। दूर दृष्टि दोस्तों कैसे कहते हैं? ऐसा दोष जैसे दूर की वस्तुएं जो कैसी दिखाई पड़ती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों पता ही था, बता दिया, सी ऑप्शन इज राइट। अगला अल्टीमीटर मापा जाता है, क्या मापा जाता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय आर्द्रता, ऊंचाई या समुद्र की गहराई। तो दोस्तों याद रखना को जो अल्टीमीटर द्वारा नापा जाता है दोस्तों, क्या नापा जाता है? ऊंचाई नापी जाती है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा, और ऊंचाई में गलत थोड़ा लिखा हुआ है, ऊंचाई। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? कभी भी क्वेश्चन अब बन जाता है तो दोस्तों याद रखना फेदोमीटर से नापते हैं। और दोस्तों हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय की आर्द्रता नापते हैं, हाइग्रोमीटर दोस्तों, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब दोस्तों सभी को पता होगा किससे नापते हैं? बैरोमीटर से, और अल्टीमीटर से ऊंचाई। अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि नहीं है विस्थापन, वेग, बल, आयतन। दोस्तों आप सभी को पता होगा वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की जो आवश्यकता होती है, कैसी राशि कहलाती है दोस्तों? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, आयतन जो है सदिश राशि की जो नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसने पूछा कि नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग दोस्तों, या त्वरण, या द्रव्यमान, या बल। तो दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों? वस्तु का संवेग कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सी, द्रव्यमान। तो दोस्तों द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? संवेग बटे वेग। अगर हम निकालेंगे सूत्र, संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अगला आता है दोस्तों, आँख के लेंस का फोकस दूरी के किसके कार्य पर परिवर्तित? यह रेटिना है, सिलियरी मांसपेशी है, या आइरिस है। तो दोस्तों याद रखना इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। सिलियर मांसपेशी जो परिवर्तित होती है वो सिलियरी मांसपेशी। अगला देखते हो दोस्तों, लेंस की शक्ति मापी जाती है किस में मापी जाती है? डायोप्टर में, ईएन में, या ल्यूमन में, या कैंडेला में। तो दोस्तों जो लेंस की जो शक्ति जो मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है, क्योंकि लेंस की शक्ति या क्षमता का जो मात्रक दोस्तों होता है वो डायोप्टर होता है। वैसे डी से प्रदर्शित करते हैं ये भी पता है। और दोस्तों उत्तल लेंस की जो क्षमता है धनात्मक, और एवं अवतल लेंस की कैसी होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। इसका जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यदि किसी समतल दर्पण पर आपतन कोण 60 अंश हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? दोस्तों अगर आपतन कोण जितना होता है दोस्तों उतना ही परावर्तन कोण होता है। अगर हम देखें प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार दोस्तों तो परावर्तित जो किरण है वो अपवर्तित किरण के बराबर होगी। जितना भी आपतन कोण बनेगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, तो उतना ही हो जाएगा। कितना है दोस्तों? 60 अंश है, इसका कौन सा हो जाएगा? 60 अंश होगा। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20-60 अंश। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरण संसाधन है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, या भूजल, या कोयला। तो दोस्तों कौन है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका भूजल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नवीकरण जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? भूजल। इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी
हो जाएगा, क्योंकि नवीकरण ऊर्जा संसाधन दोस्तों प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती हैं। भूजल है, पवन है, सौर ज्वारी है और पनबिजली है, ऊर्जा था, बायोमास आदि ऊर्जा के जो है नवीकरण दोस्तों संसाधन हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा आदि जो ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत हैं दोस्तों। ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जो परमाणु ऊर्जा होती है दोस्तों कैसे होते हैं, ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत हैं। मगर यहाँ इन्होंने क्या पूछा था दोस्तों कि नवीकरण स्रोत हैं, तो नवीकरण स्रोत में दोस्तों आता है भूजल। अगला देखते हैं, इसमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने, रॉन्टजेन ने या मैक्सवेल ने या टारसेली ने? तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज जो हुई थी वो 1859 में हुई थी। 1800 दोस्तों 95 में हुई थी शायद, और इनकी जो खोज की थी रॉन्टजेन ने दोस्तों। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? कॉटन, सिल्क, एक्रिलिक या जूट? तो दोस्तों जो एक्रिलिक है वो प्राकृतिक रेशा नहीं है, ये मानव निर्मित जो है वो रेशा होता है एक्रिलिक। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाद बाकी दोस्तों कॉटन है, सिल्क है, जूट है, ये आपके कैसे हैं दोस्तों? ये प्राकृतिक रेशे के उदाहरण हैं। अगला आता है दोस्तों, अदरक रूपांतरण है, तने का है, जड़ का है, पत्ती का, फल का है? तो दोस्तों अदरक है, हल्दी है, आलू है, जो क्या नाम सूरन है, आदि जो है भूमिगत तने के कैसे हैं? उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों? 30 का हो जाएगा ए ऑप्शन, तने का। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला पॉलीकार्ड निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पॉलिएस्टर तथा कपास का, पॉलिएस्टर तथा ऊन का, रेयान तथा कपास का, रेयान तथा ऊन का? तो दोस्तों टेरिकाट अथवा पॉलीकार्ड एक प्रकार का सिंथेटिक वस्त्र होता है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पॉलिएस्टर तथा कपास। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। और क्योंकि दोस्तों पॉलिएस्टर तथा कपास तंतुओं को जो है भिन्न भिन्न अनुपात मिश्रण में मिलाया जाता है, इसका उपयोग प्रायः ज़्यादातर शर्ट है, ट्राउजर है, साड़ी, अन्य मिश्रित परिधान बनाने में किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, रबड़ को बलकित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों पहली बात तो है प्राकृतिक रबड़ कैसी होती है? बहुत ही मुलायम होती है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन जो है वो मिलाया जाता है। इसमें कार्बन जो दोस्तों मिलाया जाता है, और इसका जो है वृक्षों से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। प्राकृतिक रबड़ का जो बुनियादी रसायन इकाई क्या है दोस्तों? इसकी आइसोप्रोपीन है। अब यहाँ इसने बात करी थी रबड़ को बलकित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बलकित करने के लिए जो तत्व मिलाया जाता है वो सल्फर होता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फास्फाइड होता है उसका प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? कवकनाशी के रूप में, या शाकनाशी के रूप में, या कृंतकनाशी के रूप में, या गंधहारक के रूप में? दोस्तों जिंक जो फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, ऊष्मागतिकी में प्रक्रम उत्क्रमणीय कहलाता है जब परिसर और निकाय के मध्य परिसीमा नहीं होती है, या परिसर अपने निकाय के साथ सदैव साम्यावस्था में होते हैं, या परिसर और निकाय के मध्य केवल द्रव्य का विनिमय होता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, क्योंकि परिसर ऊष्मागतिकी में प्रक्रम उत्क्रमणीय कहलाता है जब परिसर और निकाय के मध्य केवल द्रव्य का विनिमय होता है। अगला आता है दोस्तों, ग्रीन हाउस का इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, या कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह, या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, या बनावट के कारण ताप में वृद्धि? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट से पड़ता है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा है? बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, मामूली से कट जाने पर फिटकरी जो है सख्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? ब्लाइकिन, इमल्सन, या अपोहन, या स्कंदन? दोस्तों जो फिटकरी है सामान्य अगर देखें रासायनिक नाम इसका पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट है। इसका जो उपयोग किया जाता है कि जैसे कट हो जाते हैं हम लोग तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका कारण जो होता है मैन वो क्या होता है दोस्तों? स्कंदन
होता है। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा दोस्तों? अपसाधन के द्वारा या फिल्ट्रेशन द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा या आसवन द्वारा। कि दोस्तों किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा दोस्तों जो है वो अलग किया जा सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, क्योंकि यही एक दोस्तों क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन, इसके द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि दोस्तों पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, या बोतल के बाहर पर तापक्रम पर अंदर से ज़्यादा होता है, या दोस्तों पानी गर्म करने पर फैलता है, या दोस्तों साफ मेघरहित रातों की तुलना में पानी गर्म करने पर फैलता है। इतना ही है। तो दोस्तों उसका जो मेन रीज़न होता है कि दोस्तों आयतन बढ़ेगा, सीधी बात है। पानी बोतल जो है वो टूट जाती है, पानी जमने पर फैलता है, या बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, या बोतल के तापक्रम का जो है अंदर से ज़्यादा हो जाता है, या पानी गर्म करने पर फैलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसका दोस्तों राइट ऑप्शन एक मिनट थोड़ा बिट लग गया। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बोतल जो है वो हो जाएगी जमने पर फैलती है, सीधी बात है, तभी बोतल फटेगी दोस्तों, आयतन बढ़ेगा उसके अंदर। ए ऑप्शन दोस्तों इससे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाँ, अगला आता है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल जो है क्या करते हैं? उड़ी लहरों से को सामान्य से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, या पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, या ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी को विकसित करते हैं, या वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी को भेजते हैं। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विटामिन है दोस्तों, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर के लिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, जबकि विटामिन दोस्तों जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आता है कि कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग है, अम्ल वर्षा है, यूट्रोफिकेशन है। अगला दोस्तों एक और है या एस्बेस्टोसिस है, जो कि इसने पूछा है कि वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसका राइट ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, जबकि वायु प्रदूषण संबंधित स्मॉग है, अम्ल वर्षा है और एस्बेस्टोसिस है। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना है, मटर है, रोम है, या धान है, या चार ही दोस्तों ऑप्शन है इसके। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं दलहनी फसलें जो होती हैं, चना, मटर, सेम आदि की जो मूल ग्रंथिकाएं जो होती है, विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। और धान के खेत में दोस्तों प्राय किसी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका जो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, धान। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? अभी हमने दोस्तों बताई थी, परिभाषा खूब बताई थी कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं, और जिन्हें केवल दोस्तों प्रमाण की आवश्यकता होती है दिशा की, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। जैसे कि आयतन है, आपकी दाब है, चाल है, दूरी है ना दोस्तों। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वी ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा, दाब। अगला आता है, फास्फोरस किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व है दोस्तों, या एफ ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक का तत्व, या पी ब्लॉक का तत्व। दोस्तों फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? वो 15 होता है। तो इसलिए किस ब्लॉक में आएगा दोस्तों? ये पी ब्लॉक तत्व में आएगा। इसका डी ऑप्शन इज राइट
हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? नाभ के संलयन पर या नाभ के विखंडन पर दोस्तों, या उपयुक्त दोनों पर, या उपयुक्त पर कोई नहीं। तो दोस्तों परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है वो नाभ की संलयन की क्रिया के पर आधारित है, सॉरी नाभ के विखंडन पर आधारित है। और जबकि दोस्तों हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो किस पर आधारित है? नाभ की संलयन पर। यहाँ पर किस पर पूछा गया था दोस्तों? परमाणु बम। तो परमाणु बम दोस्तों किस पर है? नाभ के विखंडन पर आधारित है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। कौन सा पृथ्वी के जीवन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन है, या प्रकाश संश्लेषण, या जैविक पदार्थों का क्षय, या ज्वालामुखी क्रिया है? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण है, जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला देखते हैं दोस्तों, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या तमिलनाडु में? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में जो है देश का जो पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। अगला आता है, पायरेला किस प्रकार की फसल का कीट है दोस्तों? गेहूँ है, चावल है, गन्ना है, या सोयाबीन? दोस्तों पायरेला जो है वो किस में पाया जाता है? वो गन्ना में, खेती में पाया जाता है। ये कीट है, गन्ना जो लग जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न। अगला आता है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? कैंडिडा एल्बिकेंस, या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, या कैंडिडा, या लिकोस्पोडियम फ्राइजीडियम? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है। अगला दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला लास्ट प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो ईईजी निम्न पर किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय के लिए, या यकृत के लिए, अग्नाशय के लिए, या मस्तिष्क के लिए? दोस्तों हमने कल भी पिछले वीडियो में हमने देखा था, बताया था कि इसका जो ईईजी का जो उपयोग किया जाता है किसकी निगरानी के लिए? मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। विज्ञान के दोस्तों 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो मैंने आज करा दिया आपके प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। तो हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? चैनल सब्सक्राइब करिएगा हमारा, और शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करिए दोस्तों, बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।